रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। ऑस्कर विजेता म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह सांप्रदायिक एंगल और बदलते पावर डायनेमिक्स को बताया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें 8 साल से इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिला है। ये वही ए आर रहमान हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अकादमी पुरस्कार, 2 ग्रेमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 6 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और 18 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण से मिले हैं। 2010 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे नवाजा है। इसके बाद भी ए आर रहमान ये कहते हैं कि उन्हें सांप्रदायिकता और पावर डायनेमिक्स के चलते काम नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ए आर रहमान को ये कहना पड़ रहा है? आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार शमुभद्र जी से। शमुभद्र जी, आर्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो ए आर रहमान जी कह रहे हैं कि उन्हें 8 साल से काम नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने वाली बात लगती है आपको? बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट करने वाली बात है। और उन्होंने जो कहा है, किस मूड में कहा है, क्या सोच करके कहा है, ये उनके अपने करियर से ही मेल नहीं खाता है। अगर जो अभी चालू वर्ष है 2026 की बात करें, तो रहमान साहब की 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी आ रही है। उसमें सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है, एक तो रामायण है जो कि इसी वर्ष आना है। गांधी है हंसल मेहता के साथ जो रहमान साहब का प्रोजेक्ट है। और लाहौर 1947 है जो रहमान साहब का प्रोजेक्ट है। तो 3 तो एक बड़े प्रोजेक्ट उनके हैं जो कि अभी आ रहे हैं इसी साल। तो इसीलिए ये कहना कि, और अगर रहमान साहब के करियर को देखिए तो 1997 से लेकर के और 2022-23 तक कंटिन्यूअस हर वर्ष कोई न कोई प्रोजेक्ट उनका आया हुआ है। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। और जो ये 8 साल की बात कर रहे हैं, तो 2000 समझिए कि 14-15 के बाद से तो 15, 16, 17, 18, 19 हर ईयर में उनका कोई न कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है। अब अगर फिल्म को या फिल्म के काम को भाषा के स्तर पर अगर देखेंगे कि तमिल में उनको काम मिल रहा है या हिंदी में उनको काम नहीं मिल रहा है, या हिंदी में काम मिलने को लेकर के अगर इस बात को वो सांप्रदायिकता से जोड़ेंगे, तो ये कम से कम भारत के संदर्भ में कम से कम रहमान जैसे वरिष्ठ जो म्यूजिशियन है, संगीतकार है, उनके उनको कम से कम शोभा नहीं देती है भारत में। अगर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक गलती आमिर खान ने की थी। खुद तो तुर्की गए थे, और जो कि तुर्की और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे, इसके बाद उन्होंने भी एक बयान दिया कि उनकी पत्नी किरण राव को डर लगता है। तो ये उस समय में आमिर खान जैसे अभिनेता जो कि भारत में एक्सेप्टेबल हर उनको स्टार बनाने में केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, बढ़ चढ़ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समूचे भारतीय ने उनको स्टार बनाया। ही दिक्कत हो रही है कि अभी बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड में जो प्रमुख तौर पे जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, वो भी अगर धर्म के आधार पर ही देखेंगे आप, तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, 3 बड़े नाम हैं जो कि प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर मान लीजिए उनको अपनी धर्म के आधार पे ही चुनना होगा, तो शायद वो ए आर रहमान को ही चुनेंगे, अगर धर्म ही एक आधार बनता है तो ये हम नहीं कब फिल्म ही एक जगह, भारत में फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी कलाकार ये नहीं कह सकता कि धर्म के आधार पे उनके साथ कोई विभेद है या कोई बात है। वहां पे एक कंप्लीट इंडिया है, और जो भी टैलेंटेड लोग हैं और जिस वक्त जिनके प्रोजेक्ट में जो फिट बैठते हैं उनको वहां मौका मिलता है। अगर ऐसी बात है तो अमिताभ बच्चन भी थे, एक दौर में उनको काम मिलना बंद हो गया था।
और उनको काम नहीं मिल रहा, तो क्या वो शिकायत करेंगे कि मुझे प्रतिभा नहीं है, या बॉलीवुड में हमें काम नहीं मिल रहा है, या प्रोडक्शन हाउस पे शिकायत करेंगे? तो वो नहीं करेंगे। हर कलाकार के जीवन में एक दौर आता है। रहमान साहब खुद ही 8 से 10 करोड़ ले रहे हैं इस वक्त एक प्रोजेक्ट का। तो हो सकता है कि बड़े बैनर के जो प्रोजेक्ट हैं उन वो उनसे अप्रोच करेंगे, तभी वो फिट बैठेंगे। छोटे बजट की जो फिल्म बन रही है उसमें वो सेट नहीं हो पाएंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि फिल्म में अप्स एंड डाउन चलता है, कि उनके उनका कद इतना बड़ा हो गया है, वो इतने बड़े म्यूजिशियन हो चुके हैं कि नेशनल से इंटरनेशनल तक उनका एक नाम है, और बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो हो सकता है कि छोटे प्रोजेक्ट के लोग उनको अप्रोच ही ना करता हो। जावेद अख्तर साहब ने ठीक ही कहा है। शान ने खुद ही, जो खुद गायक हैं, शान ने भी आलोचना की है ए आर रहमान के इस तर्क की कि धर्म के आधार पे उन्हें काम शायद ना मिलता हो। उन्होंने कहा कि जो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिनका अपना एक दौर रहा है, और उस दौर के बाद उनको भी काम कम मिला है। शान अपना खुद ही एग्जाम्पल देते हैं कि हर समय उनको एक जैसा काम नहीं मिलता है। वैसे ही शोभा डे ने कहा कि 50 साल से हम फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, लेकिन इससे अधिक धर्मनिरपेक्ष या एक समावेशी जगह कोई और है ही नहीं, जहां केवल टैलेंट पे आपको काम मिल रहा है। आपके जाति धर्म किस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी नहीं देखा जाता है। छोटे जो कंप्लीटली इकोनॉमिकली समझिए कि बहुत पीछे के रहने वाले परिवार से भी अगर प्रतिभाशाली लोग वहां पे गए हैं तो उनको भी काम मिला है और वो भी आगे बढ़े हैं। अब एक बड़ा एग्जाम्पल है जो कि इंटरव्यू में खुद ही कहा था, कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने करियर में उन्होंने कई साल तक स्ट्रगल किया और काम नहीं मिल रहा था। 10 12 साल ऐसा करेक्ट। उनके साथ हुआ, और उसके बाद जाकर के उनको काम मिला। तो ये कहना कि वो मुस्लिम थे इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा था, ऐसी बात भी नहीं थी। उन लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। अब जब बड़ा नाम हो गया है तो कभी कभी इन बड़े नामों से जो इस तरह की बात आती है, चाहे कभी कभी नसरुद्दीन शाह जैसे लोग या फिर आमिर खान जैसे लोग, जो बड़े नाम है, भारत के सम्मानित नाम है, और हर वर्ग के लोगों ने उनको प्यार किया है, वो सब अगर कुछ दाएं बाएं करके बोलते हैं, और अब ए आर रहमान बोल रहे हैं, तो ये कम से कम अपने ही मुल्क या अपने में जो उनको सम्मान मिला है, एक तरह से उनके साथ ही अन्याय कर रहे हैं। अपनी जो उनका करियर है, जिस तरह से उनको देशवासियों ने प्यार दिया है, अपने ही मूल के साथ वो कहीं न कहीं अपना एक जो विक्टिम कार्ड होता है ना, कि हम अल्पसंख्यक समुदाय, और अगर ए आर रहमान की बात करेंगे तो वो मुस्लिम है भी नहीं। अगर अगर इस तरह से देखेंगे तो 1980 में उन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म अपनाया था। 1980 से पहले तो वो हिंदू थे। तो जिनका जन्म एक हिंदू के रूप में होता है और 1980 में वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, और वो इस तरह की बात भारत में कहे। भारत में कितना भी कुछ हो, जितने मुस्लिम है वो खुद ही इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं। और मैं तो भारतीय जो मुस्लिम है उनको एक दाद देता हूं कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो धर्म के आधार पे उनके पास एक विकल्प था कि वो एक अलग देश चुन सकते थे और वहां वो जा सकते थे। इसके बाद भी उन्होंने भारत को चुना और भारत में रहे, और वो जो डिवीजन का था उस तर्क को ही खारिज किया जिन मुसलमानों ने, जो भारत में ही रहे और भारत में रह करके अभी भी भारत में है और वो भारतीय हैं। तो उनसे बड़ा देशभक्त या और कौन हो सकता है? तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ बिल्कुल। कि वो बड़े ए आर देशभक्त हैं। बिल्कुल, ए आर रहमान को बनाने वाले लोग भी भारतीय हैं, और उसमें धर्म जो है वो कहीं उस वक्त जो है मैटर नहीं करता था। लेकिन ए आर रहमान को ये कहने की जरूरत आखिर क्यों हुई? उनकी आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको ये इतनी जगह पर वो पहुंचे हुए हैं, शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं। आज भी अगर वो कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं ही करेंगे। लेकिन क्या ऐसी जरूरत है? क्या ये पॉलिटिकली वो पॉलिटिक्स को बीच में ला रहे हैं, या फिर ये पावर डायनेमिक्स को वो खुद हजम नहीं कर पा रहे हैं, इससे इतर होना चाहते हैं, या कुछ उनकी और महत्वाकांक्षाएं हैं जो सामने आ सकती हैं?
देखिए, आपने जितने भी संभावनाएं जताई हैं, इसमें सब संभव है। और एक और इसमें चीजें हो सकती है कि बयान देते वक्त गंभीरता से ना सोचा हो कि उनके ऐसा कहने का क्या तात्पर्य निकलेगा या कैसे होगा। अ, बयानों के जो भाव है, उस भाव को समझे बिना अगर वो बयान दिए होंगे तो निश्चित रूप से वो उनके लिए उनके सेल्फ गोल जैसा अब हो गया है कि भारत में उनके अब उस बयान की आलोचना हो रही हो है। और वो भी इस चीज को देख रहे होंगे, और देखने के बाद इस पे एक कोई न कोई उनको लगेगा कि हमने गलत बोला है या करेक्टिव। या फिर जो आप कह रही हैं कि अगर प्लान्ड वे में उन्होंने इस तरह का गेम खेला है, तो आगे तमिलनाडु में चुनाव है, और तमिलनाडु में स्टारों का चुनाव में आना बड़ा आसान रहा है। और तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और उस बीजेपी जिस तरह से तमिलनाडु में हाथ पैर मार रही है, कोशिश कर रही है, बयानबाजियां हो रही है, तमिल संगम को जोड़ा जा रहा है, तमिल अस्मिता की बात हो रही है। और हो सकता है कि उस परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीतिक सोच समझ के कुछ अगर उन्होंने बोला है, तो उसका भी उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और क्योंकि एक तो सीधे आप पॉलिटिक्स में है नहीं, दूसरी बात की पॉलिटिक्स में अगर किसी एक समुदाय या समुदाय बेस्ड आप बात करेंगे तो आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको समावेशी राजनीति करनी पड़ेगी। एक जाति एक धर्म के बल पे कोई भी दल इस देश में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये बात उनको भी समझ में होगी। तो मेरे ख्याल से जो उनका बयान है वो उपयुक्त नहीं है भारत के संदर्भ में। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो स्ट्रांग है। भारत संविधान से चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और काम मिलना काम नहीं मिलना ये एक दौर होता है, और इसमें हर कलाकार कहीं न कहीं एक उसको उस संकट का सामना करना पड़ता है। आप याद कीजिए कि अगर गायन के तौर पे देखिए, तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी का एक दौर था, मुकेश का एक दौर था, उसके बाद फिर अगले पीढ़ी में कुमार सानू, उदित नारायण, इन लोगों का दौर आया। उसके बाद के अगर आप देखेंगे, तो अभी जो है वो वाला दौर जिसमें कि चुनिंदा गायक स्टार थे, वो दौर ब्रेक हुआ है। ये फिल्म में भी स्टारडम में ब्रेक हुआ है, सिस्टम बदला है। और आज भी आज अनेक गायक हैं, अनेक म्यूजिशियंस हैं, उनकी जो पौध है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और प्रतिभाशाली लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसीलिए काम का बटाव होना लाजमी है। और जब आप बड़े आप प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फीस लेते हैं, या बहुत मोटा फीस, ज्यादा तो नहीं कर सकते, मोटा फीस लेते हैं, तो उस वक्त में आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है। मैं अगर रहमान साहब की ही बात करूं, तो जैसे रोजा है, बॉम्बे है, रंगीला है, सपना है, ताल है, लगान है, जोधा अकबर है, फिजा है, शिवाजी है, गजनी है, स्वदेश है, स्लम डॉग मिलियनर है, हमसे है मुकाबला है। ये उनके जो हिट प्रोजेक्ट में से इन सारे फिल्मों के नाम है। और आप गौर से देखिए तो इस इन सारे फिल्मों में सभी धर्म के लोगों ने या तो फिल्म मेकिंग में है, या डायरेक्शन में है, या कलाकार के तौर पे काम किया है। तो एक समावेशी ये है। और रहमान साहब को भी देखना होगा कि इधर 7-8 साल में या इधर 5-6 साल में उन्होंने जो उनकी क्रिएटिविटी, जिस क्रिएटिविटी की बात को लेकर के उन्होंने छेड़ा है, उन्होंने उस लाइन में एक लाइन ये भी जोड़ा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसे हाथों में है जो क्रिएटिव है नहीं, या क्रिएटिविटी को समझते नहीं है। ये बात बड़बोलेपन जैसा है कि इंडस्ट्री में, जो वर्तमान म्यूजिक इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के क्रिएटिविटी को आप एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं। या जो आपकी क्रिएटिविटी को लेकर के समझ है, अगर वैसी ही समझ सामने वाले की नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि वो बंदा क्रिएटिव नहीं है या वो क्रिएटिव नहीं। क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई परिभाषा नहीं होती है। आप एक अच्छी रचना सबको अच्छी लगेगी,
उनकी ही फिल्म, जितनी फिल्मों का नाम मैंने लिया है उन्हीं फिल्मों को अगर वो देखें तो उन समय में जो उन्होंने म्यूजिक दिए वो सबको अच्छा लगा। उसमें निर्माता भी थे और दर्शक भी थे, श्रोता भी थे, सबको अच्छा लगा। अब अगर आप कोई चीज बियॉन्ड द ट्रैक, या जो टाइम्स के साथ म्यूजिक बदल रहा है, उस बदलाव में अगर आप मान लीजिए कि उस तरह की म्यूजिक नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए सयारा, जो कि बहुत पुरानी फिल्म की म्यूजिक को एक तरह से समझिए कि नए बना करके पेश किया गया और फिल्म हिट हुई। तो अभी जो 4-5 साल या 3-4 साल में जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, जिस तरह के गाने आ रहे हैं, जिस तरह के संगीत दिए जा रहे हैं, जिस तरह के संगीत पसंद किए जा रहे हैं, तो क्या आप उस स्तर से अपने संगीत को उस तरफ ले जा रहे हैं क्या? ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इंडस्ट्री में काम नहीं कोई आपको मतलब पिक कर पा रहे हैं, तो 2-3 वजह है। या तो आपका बजट इतना ज्यादा है कि हर आदमी को फिट नहीं बैठ रहे हैं, या फिर आप जो रचना है वो उस तरह की नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से लोगों को आपके फिल्म में लेना मुश्किल हो रहा है। और तीसरा कि जो क्रिएटिविटी की बात की है, तो वो जो बदलाव चल रहा है, क्रिएटिव रचनात्मक बदलाव जो फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, उसको आप मान लीजिए हो सकता है एक्सेप्ट ना कर पा रहे हैं।